खाल्के कायनात के नाम से इब्तदा और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत जो अपने आप को कहती थी, उसमें अकलियतें पिस कर रह गई हैं। ना सिर्फ मुसलमान ईसाई बल्कि दीगर मजाहिब भी बुरी तरह परेशान हैं। ना सिर्फ दीगर मजाहिब बल्कि जो उनके साथ जिद्दोजहद करने वाले सिख, 18 करोड़ सिख भी इस वक्त हब्स का शिकार हैं हिंदुस्तान में। और हर तरफ जुल्म, ज्यादती और तासुब सरेआम किया जा रहा है। और जनाब महमूद गजनी साहब ने क्या खूब कहा था, खुदकुश हमले से मत सोचें किसको मारा जा सकता है, ये सोचें कि कैसे अपना देश संवारा जा सकता है। आग जले तो देखती कब है अपनों बेगानों की सूरत, अपना कोई मारने वालों का भी मारा जा सकता है। और काम पे जाने वाले बाप के सीने से लग जाओ बच्चों, लाखों मीलों की दूरी पर बाप तुम्हारा जा सकता है। हर रोज हिंदुस्तान में न जाने कितने बाप अपने बच्चों को यतीम करके चले जाते हैं, न जाने कितनी बेटियों का सुहाग लुट जाता है, न जाने कितने भाई भाइयों से बिछड़ जाते हैं, न जाने कितने खानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कहीं कोई कयामत बर्पा नहीं होती। और जो आलमी ताकतें हैं वो न जाने क्यों चुप साधे हुए हैं। आज हमारे साथ इन्हीं उन्वानात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे कर्नल रिटायर्ड फरूख चीमा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे हसन दुरानी साहब, और यूके से हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे हामिद खान अल मशरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हामिद खान साहब से शुरू करना चाहूंगा। सर, आप चूंकि एक बड़ा तजर्बा रखते हैं, हर रोज इंडियन चैनल्स पे आप बैठ के खूब उनको आईना दिखाते हैं, आप क्या समझते हैं ये जुल्म की दास्तान कहां खत्म होने वाली है? बहुत शुक्रिया आबिद आपका। देखें, जिस तरह भारत में जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, देखें भारत के बारे में कहा जाता है जी सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री था, लेकिन मैं तो उस 20 साल पहले भी कहता था कि ये नाम नेहाद सेकुलर है। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई, इसका नाम नेहाद सेकुलर का जो पर्दा था वो भी फाश हो गया, वो भी पर्दा भी अब उतर गया। और अब हकीकत ये है कि जब तक मोदी और इसकी आइडियोलॉजी इंडिया पर हुकूमत करती है, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई बेहतरी आएगी, बल्कि इसके अंदर रोज अबतरी सूरत हाल होती जाएगी। मैं सिर्फ आपको 2-3 लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को फिर मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान फिर एक बार गुड़गांव और दूसरी जगहों पर मुसलमानों को खुलेआम जुमा पढ़ने से सख्ती से मना करने के साथ साथ अब उनको कत्लो गारत की धमकियां भी दी जा रही, और उसके साथ साथ उन सिख गुरुद्वारों को भी बंद करा दिया गया है जिन्होंने अपना गुरुद्वारा जुम्मे के दिन मुसलमानों के लिए खोलने का ऐलान किया था ताकि वो जुमा अदा कर सके। सो मजबूरन सिख अपनी वो जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विस है वो भी ऑफर नहीं कर पाए। तीसरी बात ये कि इंडियन फिल्म स्टार नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि जी अब मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के को अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खाना जंगी की शक्ल में नजर आ रहा है। ये एक उस शख्स की आवाज है, ये उस शख्स की बात है जो 40, 50, 60 साल से ना सिर्फ हिंदुस्तान से वाबस्ता, बल्कि मैं कहूंगा कि उनके नारे भी लगाते रहे, उनका दम भी भरते रहे और बकौल कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हर वो काम करते रहे जिससे वो हिंदू को अपनी लॉयल्टी साबित कर सकते। लेकिन उन्होंने एक और सर बड़ा जो काबिल जिक्र सेंटेंस कहा कि यहाँ एक गाय की जिंदगी पुलिस ऑफिसर से ज्यादा कीमती है, मुझे हिंदुस्तान से बड़ा डर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें कि ये वो लोग कह रहे हैं जो सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी, हिंदू हुकूमत से वफादारी निभाते रहे, दम भरते रहे और उनको यकीन दिलाते रहे
कि जी हमारा जो देश है वो सिर्फ हिंदुस्तान है और सब कुछ है। मकसद कहने का ये है कि जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी इस तरह सर चढ़कर बोलेगी, जब सड़कों पर जिंदा मुसलमानों को जलाया जाएगा, जब मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, जब ईसाइयों के सेंटा क्लॉज को जलाया जाएगा, जब ईसाइयों के चर्चों को जलाया जाएगा, जब सिखों को 1984 याद करवा करवा कर, गोल्डन टेम्पल का कत्लेआम याद करवा कर डराया जाएगा, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो फाशिस्ट और हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मोदी हुकूमत है, ये बेसिकली एक दहशतगर्द लोगों का एक गिरोह है जो हिंदुस्तान के 1.25 अरब आवाम पर काबिज है। ठीक है सर, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब की तरफ चलूंगा। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो आइडियोलॉजी है इसका कैसे कदगन लगाई जा सकती है, किस तरह कौन सी ताकतें मिलके इसका मुंह बंद कर सकती हैं कि तुम लोग मुसलमानों पर, बाकी अकलियतों पर जुल्म करना बंद करो? देखें, जब कोई भी इन हालात में उतर आती है, कोई भी ग्रोह या जत्था, तो उन पर अकल या इखलाकियात का कोई दर्स उन पर असर नहीं करता। राइट सर। उनका मुंह तोड़ना पड़ता है और तोड़ते वो हैं जो जुल्म में होते हैं, जुल्म सह रहे होते हैं। ठीक है। ये तो रही। अब इसकी हिंदुस्तान की कहानी ये है कि इंडिया कभी भी एक मुल्क नहीं था, ये प्रिंसली स्टेट्स का मजमुआ था। इवन पार्टीशन के वक्त भी 584 स्टेट्स थी। ठीक है, जो कि डिवाइड कर दी गई और ये मुल्क बना। अब बात यह है कि इनमें मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल लोग तो शुरू से आ रहे हैं, मल्टी रिलीजियस शुरू से आ रहे हैं। और होता उसमें यह है कि जब भी कोई बाहर से आया उसने इनको काबू रख लिया। ठीक है। और जब ये अलहदा हुए, अंदर से हुए तो उस वक्त इनका यही हालत हुई। हिंदुस्तान की इनकी जो पूरी आप देखें, इनकी सोशल लाइफ भी वो इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन पर मबनी है। राइट सर। आप देख लें कि अमीर की बेटी देवी और गरीब की देवदासी। ठीक है। इसी तरीके से आप देख लें और भी कहीं पर इंटरनल जो एक्सप्लॉयटेशन है, यानी तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी जो असल वजह है, 7000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये हमेशा मार खाते रहे। क्यों? इसलिए कि इनका रुझान बाहर की तरफ नहीं था, यकजहती नहीं थी। ये इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन क्लास उसमें बनाकर, ठीक है जी, और इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये अंदर से कमजोर होते रहे और टूटते रहे। सर ठीक है, आपकी बात को सेकंड करूंगा, हसन दुरानी साहब की तरफ चलूंगा। सर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मारूफ सहाफी और अदीब खुशवंत सिंह ने यह कहा था, उनकी किताब है द एंड ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसको पाकिस्तान या दुनिया की दूसरी कोई ताकत नहीं तोड़ेगी, बल्कि इसके अंदर तस्सुबाना मुतस्सबाना रवैये जो हैं वो इंडिया को तोड़ देंगे। हसन दुरानी साहब क्या कहते हैं, इंडिया इस वक्त जिस नहज पे खड़ा है और 2022 में प्रेडिक्शन भी है कि इंडिया टूट जाएगा, क्या समझते हैं क्या होने वाला है इंडिया के साथ? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। और दूसरा, कर्नल फारूक साहब ने जो बात की है और वो बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि ये कभी भी मुत्तहिद नहीं रहे। राइट सर। इसमें एक चीज मैं इसमें एक ऐड करूंगा, जैसे वो कहते हैं बात के दरमियान में गिरा लगाना। अगर हम तारीख को देखते हैं तो सिर्फ अशोका दी ग्रेट, उसके जमाने में ये जो पूरा इलाका था काबुल तक, जी जी, ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि एक मुत्तहिदा स्टेट की शक्ल में था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में भी जी ये मुख्तलिफ स्टेट्स की शक्ल में ही रहा। और कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये अपने अंदर से, जहाँ बाहर से अगर कोई बंदा आता था तो वो इनको मारता था, इनको दबाता था, तो ये सही रहते थे, और जैसे ही कोई बंदा बाहर जाता था तो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाते थे। ठीक है सर। आपने अभी जिक्र किया खुशनूर सिंह साहब का। खुशनूर सिंह साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात की थी। अगर देखें इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वो एक सोमो रेसलर की सी हो चुकी है। राइट सर। और आपको पता है सोमो रेसलर का काम क्या होता है कि वो खाता रहता है और फैलता जाता है। और लेकिन वो जब अपनी मूवमेंट कर रहा होता है तो एक ही जगह पे खड़ा होकर जोर लगा रहा होता है। हम लोग पंजाबी में कहते हैं कि टगा जड़ा अपने ही किले पे जोर मारता है। राइट सर। अगर आप दुनिया में बाकी ममालिक की जानब देखते हैं
दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, तो हिंदुस्तान बहुत ऐसा मुल्क है जहां पे हिंदू हुकूमत है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हिंदुओं का मुल्क है। ठीक है सर। बाकी ममालिक दुनिया के अंदर आप देखते हैं तो आपको उसमें आपको मुस्लिम ममालिक की भी तादाद नजर आएगी, आपको उसके अंदर जो है वो ईसाइयत के जो मज़हब है उनकी भी हुकूमत भी नजर आएगी और ममालिक भी नजर आएंगे। राइट सर। ठीक है। अभी जो बिल्कुल शुरू में बात की थी हामिद खान साहब ने, उन्होंने ये बात कही कि जी इंडिया जो है वो मोदी की हुकूमत में आ रहा है। सर देखिए, अगर तो मैं दोनों ममालिक के अगर जायजे की बात करता हूँ और इस पोजीशन जिस तरह अभी आपने जो प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, अगर मैं उसको आगे लेके चलता हूँ तो सर बात ये है कि हिंदुत्व जो है वो इन्होंने अब शुरू किया है जब से मोदी साहब जो थे वो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो गुजरात स्टेट में अगर वहां से काम अगर उन्होंने शुरू किया और उसको आगे तक लेके गए और वहां से उसके बाद उन्होंने लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट की कि हिंदुइज्म को आगे लेके आना है। राइट सर। सर ठीक है, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा, हामिद खान अल मशरिकी साहब की तरफ चलूंगा। सर सर जब से मोदी हुकूमत आई है और उससे पहले की हुकूमतों में कितना जुल्म बढ़ा है, कि क्या सोच है मोदी की कि बाकी सब लोग खत्म हो जाएं, इंडिया में से सिर्फ हिंदू बाकी रहें। 18 करोड़ जो सिख हैं वो भी बड़े परेशान हैं। किस तरह कंपैरिजन करेंगे नरेंद्र मोदी और पिछली हुकूमतों का? सर देखें, मैंने एक छोटा सा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसके अंदर मैंने बड़ा वाज़ेह एक्सप्लेन किया कि जो आप जैसे खशवंत सिंह का हवाला दिया, इसी तरह कुलदीप नायर, बरखा दत्त, शशि थरूर, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये बार बार इस तरफ निशानदेही करते आ रहे हैं, करते रहे हैं कि हिंदू जो आइडियोलॉजी है वो बुनियादी तौर पे अखंड भारत का जो तस्वुर है, जो चाणक्य आइडियोलॉजी से ये उठाते हैं, ये बुनियादी तौर पर इस मुल्क की जो वाकई जिस तरह ये मुख्तलिफ अकालियां बनाकर बनाया गया है, इसके वजूद को खतरे में डालते हैं। और मैंने बार बार कई जगह कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया के गोरबाचौफ के तौर पर जाना जाएगा तारीख के अंदर। ऐसा शख्स जो खुद इंडिया की तोड़ फोड़ का जिम्मेदार होगा। 18 करोड़ सिख हैं, 24 करोड़ मुसलमान हैं, 3.5-4 करोड़ ईसाई हैं, बुद्धिस्ट अलहदा हैं। फिर जो अभी जो देवी और देवदासी वाली बात कही, शेड्यूल्ड कास्ट यानी निचली जातों के 60 करोड़ जो हिंदू हैं वो खुद को मुसलमानों के ज्यादा करीब समझते हैं एज कंपेयर टू ब्राह्मण हिंदुओं के। तो अगर आप इन सबको देखें तो आइंदा आने वाला जो वक्त है उसके अंदर खुद मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, ये आइडियोलॉजी जिम्मेदार होगी। देखिए, मोदी तो 2 टर्म्स पूरी कर लेगा। अब मैं देखता हूँ उसके बाद आगे आने वाला कौन है। अगर बीजेपी से आता है तो सर अगले इलेक्शन में अमित शाह आता है। अगले इलेक्शन में सर आप क्या मोदी की क्या पोजीशन देख रहे हैं? देखें, ये जो मजहब का जो कार्ड होता है और इस तरह जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर भरकर जब वोट लिया जाता है तो ये वोट या इलेक्शन के लिए तो बड़ी कामयाब मुहिम हो जाती है, लेकिन ये मुल्क की तबाही की जिम्मेदार होती है। और ये सूरत हाल इंडिया के साथ है। वोट तो शायद फिर ये ले लेगा, मेजॉरिटी स्टेट्स ये विन कर जाएगा। इसको जो भी मुश्किल आ रही है बिहार में, पंजाब में इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस बड़ी स्ट्रांग है, आम जो है आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल जब जनरल इलेक्शन आता है तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ी पार्टी चैलेंज करेगी कि उसकी मेजॉरिटी को इफेक्ट करेगी, क्योंकि इसकी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान से नफरत, मुसलमान से नफरत, हिंदू सुपरमेसी, अखंड भारत, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। इसलिए जो आम हिंदू से लेकर जो ब्राह्मण और जो बड़ी जातों के बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि इस सारी आइडियोलॉजी का नुकसान जो है वो खुद भारत के अखंड को होगा, भारत की जो इकट्ठा है उसको होगा। लेकिन ये तो तकदीर का लिखा हुआ है। मेरे नजदीक ये इट इज रिटन ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार है कि भारत में चाहे नागालैंड हो, 8 रियासतें हैं, वो पूरी तरह अलहदगी की तहरीक अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदू की खुद जो अपनी पॉलिसी है वही उसकी तबाही का बायस बनेगी। इससे कोई इनकार नहीं कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ
कि अब इंडिया में मौजूद मुसलमानों को मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान। सर ठीक है, आपकी तरह दोबारा आता हूं कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब। सर आप क्या समझते हैं, मोदी जिस तरह हामिद खान अल मशरकी साहब ने बताया कि मजहब कार्ड खेलेंगे और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होंगे, आप क्या समझते हैं दुनिया तमांचा नहीं मारेगी, भारतीय अवाम तमांचा नहीं मारेगी जो जुल्म की दास्तानें रकम की हुई हैं इन्होंने? देखिए, दो तीन चीजें हैं जिससे थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड के लिए। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान को इतनी लिफ्ट दुनिया में क्यों मिलती है? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। पहली चीज जी, वो वजह क्या है? वो वजह है कि इसका बहुत ज्यादा आबादी होना, ठीक है, उसके बाद 3000 का इसका किलोमीटर का कोस्ट होना, ठीक है, और फिर ऐसी लोकेशन पे होना, ठीक है, जहां पर के वेस्टर्न पावर्स एक चेक रखना चाहती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये इनको वजूहात हैं जिसकी वजह से इनको एक लिफ्ट मिलती है और ये सरवाइव कर गए इतने साल। ठीक है जी। दूसरी बात अब आती है कि मोदी साहब आए कैसे थे। ठीक। मोदी 2 शोल्डर्स पर बैठ के आया था, 2 कंधों पर। ठीक है, एक आरएसएस का था जी सर, जो अब तकरीबन 100 साल की होने वाली है ये सर। और इनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि इन्होंने अपने बापू को कत्ल कर दिया, गांधी जी को, बिल्कुल गांधी जी को। ठीक। ये इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है, इससे बड़ा काम इन्होंने कोई नहीं किया आज तक। अच्छा, अब बात यह है कि एक आरएसएस के कंधा था और दूसरा इसके पास कंधा था उन बिजनेसमैनों का जो कि जिनको ये दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हुकूमत के साथ अच्छे हैं और हम जो है जो ये रास्ता खोलेंगे सेंट्रल एशिया को और अफगानिस्तान का लोहा और सारा कुछ यूज करेंगे। ठीक है सर। ये 2 चीजें दो शोल्डर पे बैठ के आया था। राइट सर। हुआ क्या? हुआ ये कि इसका जो एक शोल्डर था ना, वो तो पाकिस्तान ने नहीं चलने दिया। ठीक है जी, ना रास्ता दिया और बल्कि उसका क्या हुआ कि वहां से पूरा ही निकाल दिया गया। ठीक है जी। अब उसके पास एक रास्ता सिर्फ जो है एक शोल्डर था, वो आरएसएस का था। उसने उनको लेट लूज किया। राइट सर। अपनी उसकी जो ताकत बननी थी बाकी को क्रश करने के लिए, एक उसका जो बिजनेसमैन वाला था वो टूटा। ठीक है, ठीक है, इवन चाह बहार की तरफ से भी टूट गया। ठीक है सर। वो टूटा तो इसकी सारी जो फोकस था वो बदमाशी पे कायम आ गया आरएसएस के लिए, एंड ही लेट हिम लूज। ठीक है जी। अपना वक्त तो जैसे फरमा रहे थे अल-मशरकी साहब, अपना वक्त तो ये पूरा करेगा। ठीक है, ठीक है जी। बट एट द सेम टाइम अभी मुख्तलिफ रियासतों में कौन सा बॉर्डर इसका सेफ है? चाइना के साथ अगर लगाया हुआ है, लड़ाई जारी रखी हुई है, उधर रखी हुई है। अच्छा, अब उधर देखें, और इसका ईस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है जी, बिल्कुल, जो बांग्लादेश है ना। जी, बांग्लादेश के ऊपर भूटान की लाइन मिलाते हैं ना, वहां से इधर इनकी 7 रियासतें बनती हैं। ठीक है सर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहां पर इनको प्रॉब्लम है, तो दे आर मोर क्लोज टू सिंपैथेटिक टू द चाइना, ऊपर जो जाते हैं। उसके बाद इनका मेघालय आता है। असम देख लिया आप, मुसलमानों को क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है। नागालैंड, मिजोरम, और ये जो है क्या उसका नाम है, नीचे जो आती हैं इसका 2 और स्टेट्स आती हैं, ये अगरतला वाली जो है, अगरतला इसके साथ। अब ये स्टेट पूरी इसकी दे आर इन डेंजर। ठीक है जी। ठीक है सर। अब उधर करता है फोकस, ठीक है, तो इधर से गायब होता है, उधर वो। ये दोनों चीजों का इफेक्ट जो था वो उसको ताकत से, ब्रूटल फोर्स से आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन हर वो ब्रूटल फोर्स जब भी कोई स्टेट यूज करती है, अगर उसके पीछे अवामी ताकत और एक मुकम्मल प्लान ना हो जी सर, जो उसको फारिग करे फौरी तौर के ऊपर, ठीक है, तो वो ब्रूटल फोर्स जो होती है उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। सर ठीक है, आपकी तरह दोबारा आता हूं, यहीं से बात शुरू करेंगे। अहसान दुरानी साहब, आप क्या फरमाएंगे? लेफ्ट राइट हर जगह लड़ाइयां शुरू की हुई हैं हिंदुस्तान ने,
और क्या आप क्या समझते हैं, क्या कौन सा ऐसा इनके पास हथियार है जिसकी वजह से ये चारों तरफ सिर्फ लड़ना ही चाह रहे हैं, और चारों तरफ लड़के ये अखज़ क्या करना चाह रहे हैं, दुनिया से छीनना क्या चाह रहे हैं? हर तरफ तो बेअमनी बेसुकूनी फैला दी है इन्होंने। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कर्नल साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक की है। तो देखिए, मेरी जो नाकस जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक सर 30 से ज्यादा मोर देन 30 जो इंडिपेंडेंस की जो तहरीक है, आजादी की मुख्तलिफ जो तहरीक है, वो इंडिया के अंदर उसके अपने अंदर चल रही है। जी जी। अगर हम उनके देखते हैं, उन इलाकों को देखते हैं जहाँ पे जो उनके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, उनके साउथ के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो तामल जो है उनकी अपनी चल रही है। तो देखिए, बात यह है कि सर देखिए 24 करोड़ के करीब तो सर तहरीक से ही बात दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। जी। से पहले हसाम दुरानी साहब फरमा रहे थे कि 30 से ज्यादा तहरीक हैं जो इस वक्त इंडिया में काम कर रही हैं। हसाम दुरानी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर फरमाइएगा, कौन कौन सी तहरीक हैं और कितने जोशो खरोश के साथ वो काम कर रही हैं कि हमने इस गोदी मीडिया से जान छुड़वानी है और इस मोदी हुकूमत से जान छुड़वानी है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो इंडिया से जान छुड़वाना चाहते हैं, ये जो करवाना चाहते हैं। लेकिन सर बात ये है कि अगर मैं उन 30 की 30 तहरीक के बारे में अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा तो सर ये प्रोग्राम बहुत छोटा रह जाएगा। लेकिन सर मैं उसमें से अगर हम मोटी मोटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो तहरीक जो है ना सर, वो चल रही है खालिस्तान की तहरीक। ये भी आपने रिसेंटली देखा भी है कि इंग्लैंड के अंदर जो है उसका वहां पे रेफरेंडम हुआ है और रेफरेंडम के जो है वो दो राउंड हो चुके हैं। और उसमें जो सिख कम्युनिटी है जो कि 18 करोड़ से ज्यादा की जो सिख कम्युनिटी है, वो भी उसके जो है उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ या भारत स्टेट के खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया है। और अगर हम पंजाब की ही अगर बात करते हैं तो पंजाब का जो इंडियन पंजाब की अगर बात करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक पंजाब स्टेट ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एज सच अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। साउथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो पूरे अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो राम की पूजा करते हैं। ठीक है सर। अगर हम सिर्फ साउथ की बात करते हैं जहाँ पे आबादी जो है वो तकरीबन कोई 50 करोड़ के करीब की आबादी है, वो सारी के सारे रावण की पूजा करती है। राइट सर। तो अब इतना बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन अगर आप देख लेते हैं कि 50 करोड़ 1.25 अरब की आबादी में से अगर 70 करोड़ के करीब जो है वो अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो 60 करोड़ जो रावण की पूजा कर रहे होते हैं। ठीक है सर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, हमें टेक्निकली बहुत सारी चीजें के ऊपर डिस्कस भी करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात जो है वो मैं ये मेरे साथ जो पैनल के अंदर जो मौजूद है हामिद खान साहब वो भी और अपना कर्नल फारूक साहब चीमा साहब जो है ये मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, ये डेफिनेटली मेरी इस बात को शायद एक्नॉलेज करेंगे कि इंडिया को मारने के लिए हमें बाहर से कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंडिया के अपने अंदर ही इतना गंद भर चुका है, इतना गंद भर चुका है, एक आतिशफशां का लावा वहां फटने को तैयार है। अभी आप देखें लास्ट वीक जो है इन्होंने नागालैंड में क्या किया है सर, उन्होंने ओपनली लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी है। मोर देन 18 जो पर्सनल थे वो मौके के ऊपर आम शहरी जो थे उनकी डेथ होगी। इसके अलावा आप आसाम में देख लें, वहां पे जिसका फारूक साहब अपना चीमा साहब ने बात की है, वहां पे जो चीजें चल रही है। तो अगर मोटी मोटी अगर हम 4 की बात करते हैं, अगर हम 4 उनकी जो ऐसी तहरीक की बात करते हैं तो वो ऐसी तहरीक है जिन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा डेंट डाला हुआ है इंटरनली पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ठीक है, आपकी राय आ गई जबरदस्त। सर जी, हामिद खान अल मशरिकी साहब से बहुत अहम सवाल करना चाह रहा हूं। सर मुझे यह फरमाइएगा, जब भारत S-400 खरीदता है सिस्टम तो कहीं से कोई आवाज नहीं आती, जब तुर्की ये सिस्टम खरीदने की बात करता है तो शोर पड़ जाता है कि आप लोगों पर बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी। सर ये दोहरा मयार आलमी ताकतों का खित्ते के लिए बड़ा नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल आबिद साहब, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी। बात ये है कि ये दोहरा मयार भी है और ये मुनाफिकत भी है, हिपोक्रेसी भी है वेस्टर्न वर्ल्ड की। और इसकी वजह सबसे अहम ये है कि अगर आप इस वक्त देखें तो दुनिया जो है वो दोबारा एक बार कोल्ड वॉर के एटमॉस्फेयर में, कोल्ड वॉर के सिनेरियो में जा रही है। जहां पर पहले रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी, अब चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर है। और उसके अंदर अमेरिका का जो ग्रुप बनता नजर आ रहा है
वो बड़ा वाज़ेह है कि इसराइल, इंडिया और अमेरिका की जो त्रिकोण है वो चाइना, रशिया और खित्ते के अंदर तुर्की, पाकिस्तान और आइंदा आने वाले दिनों में और सर ये भी कम पड़ गया था अभी जो है ना ऑक्स एक बनाई गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया को मिलाया गया। जो था ऑस्ट्रेलिया को मिलाया गया। क्वाड 4 में इन्होंने जो एशियन पैसिफिक सी के अंदर जो कुछ किया वो सारी सूरत हाल एक तरफ ही निशानदेही करती है कि दुनिया जो है वो हिपोक्रेसी के ऊपर जो है वो नई से नई मिसालें बनती जा रही हैं। चाहे वो ये टर्की और इंडिया की बात हो, चाहे वो इंडिया के अंदर बेशुमार ऐसे करप्शन, बेशुमार ऐसे स्टैट्स आए जिसको दुनिया ने आंखें बंद कर दी। चाहे वो वॉर क्राइम हो, जंगी जराइम हो, कश्मीर में होने वाले हों या पंजाब में या नागालैंड में, मिजोरम, आसाम में। मकसद सिर्फ ये है, लेकिन मैं आपको कहूं इसका एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हमें, और वो ये है कि देयर इज अ लिमिट। और ये लिमिट क्या है कि जब खुद इंडिया के अंदर रहने वाली अक़लियतें फैसला कर लेंगी, जो कि वो कर चुकी हैं कि अब उन्होंने मज़ाहमत कर दी है, तो फिर चाहे ये F400 ले आए, चाहे ये वो जो मर्जी ले आए जो इन्होंने फ्रांस से लिए थे, और ये सारा कुछ राफेल और ये सारा कुछ, ये बेकार हो जाते हैं। जब मुल्क अंदर से टूटते हैं तो ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, और इंडिया जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल बनेगा जो वाकई। ठीक है सर, आपकी बात को सेकंड करना चाहूंगा। पाकिस्तान, हारून रशीद साहब जो हमारे सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने खुशखबरी दी थी परसों गालिबन कि पाकिस्तान भी S-400 जैसा सिस्टम बना रहा है। बिल्कुल तो क्या कहेंगे, ये खुशखबरी आप भी आवाम को देना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ना तो अपने दिफा से गाफिल है। मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, और इसका बड़ा जदीद पाकिस्तान के पास इसका जो काउंटर निजाम है वो आने वाला है। और पाकिस्तान की अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान ना तो अपने दिफा से गाफिल है और ना ही पाक अफवाज और पाकिस्तान के जो इदारे हैं दफाई इदारे, वो पाकिस्तान की आवाम को कभी मायूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आवाम उनके साथ है, और आवाम और अफवाज का जो साथ होता है वो दुनिया में किसी भी दुश्मन को शिकस्त देने के लिए बहुत होता है। ठीक है, कर्नल रिटायर्ड चीमा साहब की तरफ यही सवाल सर करूंगा। जब तुर्की S-400 खरीदने की बात करता है तो पाबंदियां लगाने की बात की जाती है, जब भारत खरीदता है तो बिल्कुल चुप साध ली जाती है। क्या कहना चाहेंगे, ये स्ट्रैटेजी क्या है आलमी ताकतों की? आलमी ताकतों की वही स्ट्रेटजी है जो कि हैवानों की होती है, कि इवन एक जो ताकतवर भैंस है वो दूसरी के आगे से खाना शुरू कर देती है। ये हैवानियत है, और इसको जब इंसानियत का रूप दिया जाता है तो वो कुछ दिन तो दिखाई नहीं देता, जब नजर आता है तो वही बात होती है। देखें, आज लोग सब अब प्लान कर रहे हैं कि जी तालीम में हमें बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी में ताकत, ये जो है ना फोर्सेस के लिए, ये सब हम लोगों के लिए पाबंदियां हैं। ठीक है, क्यों? तारीख है क्या? तारीख सिवाय ताकतवरों के जीतने के किस्सों के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है जी। कौमें, बड़ी कौमें, जी ग्रेट नेशंस, क्या था उनके? कत्लो गारत करते थे, बहुत ज्यादा ज्यादतियां करते थे, और अपने आप को ताकत बना लिया तो वो एक ग्रेट की नेशन बन गई। ये हम लोगों के लिए है कि जी आप ताकत की बजाय आप हथियारों की दौड़ में ना पड़े, आप इकोनॉमी बढ़ाएं, तालीम बढ़ाएं, ऑल नॉनसेंस। जब तक ये चीजें, इनका इकोनॉमी और नेशनल पावर, इनका चोली दामन का साथ है, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स एंड नॉट एडवर्सरी। अब मैं आपको तो थोड़ा सा वो जल्दी उसका मैं बताता हूं, ये S-400 वाली बात। सर जब भी कोई हथियार नया दुनिया में आता है या कंसेप्ट भी आता है, आज दुनिया में पता चल जाता है और सारी दुनिया उस पर काम करना शुरू कर देती है। खसूसन पाकिस्तान आर्मी को मैं जानता हूं। अब 2007 में जब इन्होंने S-300 को अपग्रेड करके S-400 में लाने के शुरू किया काम, ठीक है, तो हम क्या खामोश बैठे थे? हमने भी साथ साथ स्टडी शुरू कर दी। ठीक सर। उसके बाद 2014 में इसका पहला बायर सऊदी अरब बना। जी। फर्स्ट जो इन्होंने किया सऊदी अरब, टर्की और चाइना। पहला बायर चाइना था। चाइना, सऊदी अरब, टर्की और दो और छोटे ममालिक है, उन्होंने किया। ठीक है सर। ठीक है, हमें उसका वक्त ये देखना होता है कि ये हमारे करीब जो आ रहा है तो किस लिए आ रहा है और हमारी कैपेसिटी क्या है।
ये आपका मुतवातर सिलसिला चलता रहता ठीक है। है। जब 2018 में इंडिया ने ये बुकिंग कराई इनकी, ठीक है, उस वक्त तो हमें क्लियर था कि ये हमारे खिलाफ हो गया, तो 3 साल हम भी बैठे नहीं रहे। और मैं हारून रशीद साहब की खुशखबरी की न सिर्फ तायद करता हूं बल्कि ये बताता हूं कि ये हम इसके खिलाफ जो हम अपने जहां तक जा चुके हैं इसको हम न्यूट्रलाइज कर चुके हुए हैं। लेट हिम कम, नो प्रॉब्लम। सर थैंक यू। मैं मैं बताता चलूं, कर्नल रिटायर्ड फारूक चिल्मा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। जो भारत 5 साल बाद जौहरी मिसाइल बना सका था, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने वो 2 साल में बना लिए थे। एट द सेम टाइम हस्साम दुरानी साहब की तरफ आना चाहूंगा। सर ये जो 320 मिसाइल और 350 से 400 किलोमीटर तक ये जो मार करने वाले मिसाइल हैं, किस तरह पाकिस्तान इनका दिफा करेगा? सर देखें, ये जो आप बात की है ना कर्नल साहब ने, बिल्कुल सही बात है। सर देखें, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सर जब 80 की दहाई में इन्होंने मक 29 लिया था, जब लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसके साथ है, तो उनका ख्याल ये था कि अब फजाओं पे इनकी हुक्मरानी शुरू हो जाएगी। जी जी। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो 1998 में इन्होंने एटमी धमाके किए, तो उनका ख्याल था कि शायद उन्होंने दुनिया पता कर ली। राइट सर। उसके बाद जब SU-30 आया तो उन्होंने उसको रिपीटर ऑफ द ईस्ट करार देते हुए कहा कि जब पाक फजाइया कभी उनकी तरफ रुख ही नहीं कर सकती। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद जब इनके पास इनको त्यारा बरदार जहाज मिले, बहरी जहाज की अगर मैं बात करता हूँ अगर, तो वो तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए। उन लोगों की समंदर जो है हमारी जागीर बन गया। हाँ जी। फिर अगर रफेल तैयारों की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने ऐसी उसके साथ तवक्कुआत जो है ना वाबस्ता कर ली थी कि अब अगर उस पर बात करें तो पता नहीं कहां से कहां बात। सर जो गाय के गोबर से कैंसर का इलाज करें, गाय के गोबर से मिसाइलों का मुकाबला करें। सर इसी चीज को जरा मुकम्मल कर दूं। अगर आप देखें, अगर दूसरी तरफ देखें तो अग्नि जो उनका मिसाइल है, ये पृथ्वी मिसाइल है, उन्होंने उसको तो समझ लिया कि ये हमारे भगवान का कोई अवतार हो गया। जी जी। अब उनका बस नहीं चल रहा कि वो 400 S-400 को वो एक दो जैसा 24 करोड़ जो उनके भगवान है, देवी देवता है, उनमें से उसको भी शामिल करके उसकी पूजा करनी शुरू कर दें। तो अब देखिए, ये चीजें जो बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो अगर जिस तरह अभी आपने बात की, तुर्की की बात की, तो सर इनकी तमाम सारी चीजें एक साइड पर रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि जो है लास्ट जो अगस्त जो गुजरा है जी, उसकी अपना एक टर्किश कंपनी को पाकिस्तान की जो नेस्कॉम के दरमियान जो है वो ड्रोन बनाने का, उसके जदीद तरीन मॉडल बनाने का जो माहिदा हो चुका है। ठीक है। तो आप ये बताएं कि इससे बेहतर हथियार जो है वो कहीं पे मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर? तो आप जो बात कर रहे हैं, या इससे पहले अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो जिस जोन में है वो जोन अभी उनके पास जो उनकी फजाई बदरी थी, सर नंबर्स उनके पास ज्यादा होंगे जी, और नो डाउट उनके पास नंबर्स और वेपन ज्यादा है, लेकिन उनके पास क्वालिटी नहीं है। यानी कि क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। और आई एम सो सॉरी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के अगर दरमियान में खुदा न खास्ता अगर ये ओपन फायर होता भी है तो आई एम 110% श्योर कि पाकिस्तान का एक एक जो वेपन है उनके कई वेपन के ऊपर भारी पड़ता है। सर थैंक यू वेरी मच। हामिद खान अल-मशरिकी साहब की तरफ चलूंगा। सर एक ना डेटा है पिछले 1 साल से मैं उठा रहा हूं सर इसको। 5 अगस्त 2020, फिर 13 दिसंबर 2020, फिर 8 दिसंबर 2021 और फिर 28 दिसंबर 2021, जब अभी मोदी का तैयारा उड़ान भरने लगा था और ठुस हो गया और फिर उन्हें बाय रोड जाना पड़ा। सर S-400 को ये लोग किस तरह संभालेंगे जब इनसे वो जो सबसे इक्विप्ड हेलीकॉप्टर है वो नहीं संभाले जा रहे? पिछले 1 साल में 4 हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। जब राफेल की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इट्स नॉट द प्लेन हु फाइट्स इन द वॉर, इट्स द पायलट हु फाइट्स इन द वॉर। दैट्स ऑसम। तो दैट्स ऑसम। हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो स्किल सेट है, हमारा जो ट्रेनिंग लेवल है, हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है, और सबसे बड़ी बात
हमारा जो जज्बा शहादत है उसको अल्हम्दुलिल्लाह। ये कभी भी मात नहीं दे सकते। और ठीक। दूसरी तरफ अगर आप अभिनंदन जैसे बंदे को जो मार खा के जूतियां खा के यहाँ से गया है और जी। उसको महावीर चक्कर दे देते हैं, तो इसका मतलब ये आप अपने इंडिया के अवाम को भी चक्कर देते हैं और खुद को भी चक्कर देते हैं। जी। तो ऐसी कौम के लिए मैं समझता हूं कि वो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो किसी भी खुशफहमी या गलतफहमी दोनों की बिना पर अगर अपने हमें भी टेस्ट करेंगे या खुद को ट्रायल करेंगे, तो दोनों सूरतों में मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह के हुक्म से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इनको इस बात का मुसलसल तजर्बा हुआ है, इनको खुद सोचना पड़ेगा कि S-400 हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, क्या जज्बा शहादत और स्किल सेट के आगे वो ठहर सकते हैं। मैं एक छोटी सी आखिरी एग्जांपल दूंगा कि मेरे एक जानने वाले हैं बड़े अच्छे, राफेल के ऊपर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम जब कतर ने खरीदे थे फ्रांस से, तो हमारे पायलट जाके वहां फ्रांस से उड़ा के कतर तक लाए थे विदाउट एनी ट्रेनिंग। दिस इज अ स्किल सेट। ठीक है, तो पाकिस्तान को तो अल्लाह ने इस तरह से नवाजा हुआ है। तो पाकिस्तान के आगे मेरा ख्याल ये है कि इंडिया के अवाम को तो वो बेवकूफ बना सकते हैं। मैं दिल्ली गया 2006 में, तो मुझे कहने लगे दुनिया की मोस्ट मॉडर्न अंडरग्राउंड जो है ना वो दिल्ली में चलती है। मैं साथ था, मैं हंसने लग पड़ा। मैंने कहा बदकिस्मती ये है कि मैं यहाँ एक अरब आपको यूरोप या इंग्लैंड ले जाके दिखा नहीं सकता कि अंडरग्राउंड सिस्टम होता क्या है। तो अपने अवाम को भी वो बेवकूफ बनाते हैं, पूरे मुल्क को बॉलीवुड की फिल्म बनाया हुआ है। और असल में हकीकत जो है वो एक ही अमेरिकन मूवी ने साबित कर दी थी, वो स्लम डॉग मिलियनेयर ने, कि हकीकत इंडिया की ये है और जो बॉलीवुड है वो ये है कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में है। 1.25 अरब आवाम को फैंटेसी में रखा हुआ है। लेकिन अगर हकीकत का उनको जब भी सामना हुआ और जब भी होगा और माजी में भी हुआ, तो इंशाल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है सर। कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब की तरफ यही सवाल सर। सर जो एक साल में 4 हादसे, सबसे इक्विप्ड हेलीकॉप्टर के साथ, वो 320 मिसाइल S-400 सिस्टम किस तरह संभाल पाएंगे? देखें वो संभालने को क्या संभाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इस्तेमाल कर सके ना करें वो अलग बात है हमारे मुकाबले में। संभालने को तो संभाल लेंगे। अच्छा, मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये था कि आज ये 74 साल में जी तकरीबन हम जंग में इन्होंने हमें रखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन वन फॉर्म और दी अदर, कहीं ना कहीं से जो ये कर सके हैं। और हमेशा से ये एरिया वाइज भी, फोर्सेस भी, और उसका जो है हुजम, हर तरह का हुजम हमारे से 7 गुना बड़ा था। ठीक सर, ठीक। 7 गुना बड़े हुजम वाले को आपकी फोर्सेस ने इतनी सक्सेस नहीं लेने दी। ठीक। 74 साल दुनिया की सबसे खराब, मतलब जिन 3 एजेंसियां कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मशहूर, वो 12 एजेंसियों का मुकाबला आपका हुआ अफगानिस्तान में। राइट सर। आपकी एजेंसियों ने नाको चने चबवा दिए। ठीक। और क्या प्रूफ चाहिए कि हम कैसे लड़ते हैं। हम एक जगह से, जिस लोग मैं कहता हूं अपने लोगों को जी कि खुदा के लिए थोड़ा सा एक चीज का ख्याल किया करो, जो तुम्हें चोट लगने के बाद ख्याल आता है या थ्रेट पड़ने के बाद, जरा सा पाकिस्तान पर, आपस में हम बिल्कुल बिहेव नहीं करते, जरा सा पाकिस्तान को थ्रेट पड़े, जी, वी आर वन एंड वी नो हाउ टू फाइट। पूरी कौम इतनी रेजिलियंस इन्होंने दिखाई है इस जो वॉर ऑन टेरर में कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ हमारे में कमी क्या रह जाती है कि जब वो हमें थ्रेट नहीं हो रहा होता तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे पॉलिटिकल जो तजल्जुल है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और जो तजल्जुल है, पैगाम दे दीजिए, उसका पैगाम दे दीजिए। दुनिया का ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, इसमें अमन कैसे लाया जा सकता है? 30 सेकंड्स में पैगाम दे दीजिए दुनिया को। इसमें अमन आता है सबसे पहले अपने घर में अपने आप में यकजहती पैदा की जाए। और तजल्जुल की जैसे मैं बात कर रहा था, हुकूमतों को कोई भी किसी की हो मुतजल्जल ना रखें, ठीक है, तो हर चीज में बेहतरी आ जाएगी। एंड वी विल बी एबल टू फाइट करने दिया जाए। बिल्कुल, अगर कुछ बदलना है हुकूमत तो जरूर बदलें, लेकिन उसके लिए बेहतर अल्टरनेटिव हो कि जी ये हमारा एजेंडा है, ये हमारे लोग हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है
कि जी ये हुकूमत खराब है, जिसको उतारो उतारो उतारो, चल पड़े पीछे, ये जमहूरियत बन गई। और पहले से जाकर पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर की मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में ये जो हर मुल्क दूसरे मुल्क को खींचातानी में लगा हुआ है, ये अपनी अपनी नैया कैसे पार लगाएं? अपने मैं जहां तक मेरा जात का ताल्लुक, मैं समझता हूं कि जिसने अंदरूनी सॉलिडारिटी ले ली, ठीक है, उसको कोई विन नहीं कर सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल मशरिकी साहब, सर आप क्या फरमाएंगे? दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर्स को क्या पैगाम देंगे? किस तरह अमन की कोशिश हम करें, ना कि असलहा बेचने की साजिशें करें, मुख्तलिफ तरह से जंग छेड़ें? बिल्कुल, आपने सिर्फ दो बातें, दुनिया पूरी को अपनी ड्यूअल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी से बाहर आना होगा। इंसाफ जो है वो लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर दुनिया के इदारों को अपनाना होगा। और जो मुल्क जो जुर्म कर रहा है, उस मुल्क को उस जुर्म की सजा देनी होगी, ताकि दुनिया में अमन कायम हो। सजा और जजा के बगैर अमन का हुसूल ना मुमकिन। बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ यूके से मौजूद थे। स्टूडियोज में हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा साहब मौजूद थे। नाजरीन, अब आपने फैसला करना है कि इंडिया ने जो करोड़ों डॉलर लगा के S-400 खरीदा था, उसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही रह गई है जिस तरह नोकिया 3310 की हैसियत आईफोन के सामने होती है। और इस वक्त उन्हें सुबकी का और हजीमत का सामना है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सारी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। और हमने कोशिश करनी है अपने प्रोग्राम के जरिए कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दिया जाए। आपने बताना है कमेंट्स में अपनी राय के जरिए किस तरह दुनिया में अमन लाया जा सकता है। इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।